कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है वाटर रिक्वायरमेंट्स यानी जल मांग व सिंचाई, है ना। अब ध्यान देना ढंग से। वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन। हालांकि इसी टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे वाटर ड्रेनेज यानी जल निकास, वाटर शेड मैनेजमेंट, उसका भी डिस्कस करेंगे। अब देखो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, जल मांग क्या। पहले हम जल मांग की बात कर लेते हैं। सिंपली वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है किसी फसल की बुआई या रोपाई। अगर वेजिटेटिव वानस्पतिक भाग लगाते हैं तो क्या बोल दोगे, बुआई, है ना। यानी वेजिटेटिव पार्ट लगाओगे तो रोपाई बोल दोगे, प्लांटिंग बोल दोगे। बीज लगाओगे तो बुआई बोल दोगे। तो बुआई से लेकर कटाई तक, यहां बुआई की जगह रोपाई भी हो सकता है। अगर किसी का वानस्पतिक भाग लगता है जैसे आलू है, पोटैटो, शुगर केन यानी गन्ना है, तो उनमें हम रोपाई भी बोल सकते हैं। बुआई से लेकर कटाई तक किसी फसल को अपना मानक उत्पादन देने के लिए या उच्चतम उत्पादन देने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट यानी जल मांग बोल देते हैं। अब देखो बुआई से लेकर कटाई तक का जो समय होता है, बुआई से लेकर कटाई तक का समय होता है, इसे आप क्रॉप पीरियड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप इसे, क्रॉप पीरियड बोल देते हैं। सॉविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम है, सॉविंग से लेकर जो हार्वेस्टिंग तक का टाइम है उसे आप क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड भी बोल देते हैं, यानी फसल काल भी बोल देते हैं, फसल काल। तो मैं ये बोल रहा था कि बुआई से लेकर कटाई तक किसी फसल को अपना बेहतरीन मानक उत्पादन देने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसे वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो बुआई से कटाई वाले समय को आप क्रॉप पीरियड या फसल काल बोलते हैं। तो हम सीधा ये भी बोल सकते हैं कि क्रॉप पीरियड के दौरान, फसल काल के दौरान किसी फसल को अधिकतम उत्पादन देने के लिए जितने जल की आवश्यकता है उसे हम क्या बोल देंगे, जल मांग, या फिर उसको क्या बोल देंगे, वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो बोल देंगे। सिंपल ये हो जाता है। अब एक चीज यहां पे और देखिए जो इंपॉर्टेंट है, सॉविंग यानी बुआई। बुआई से लेकर कटाई का जो समय है, इस दौरान आप अलग अलग फसलों में किसी को 2 सिंचाई की आवश्यकता है, किसी को 3 की है, किसी को 4 की है, किसी को 5 की है, गेहूं को 6 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप क्या करते हैं, पहली इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन, बुआई के बाद पहला इरिगेशन जिसको आप कोर इरिगेशन बोलते हैं, आगे बताएंगे ये। तो पहली जो सिंचाई है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कोर सिंचाई बोलते हैं। और पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई यानी कोर सिंचाई से लेकर जो अंतिम सिंचाई है, फर्स्ट इरिगेशन टू लास्ट इरिगेशन के बीच का जो समय है उसको हम बेस पीरियड, आधार काल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड, या फिर क्या बोल देते हैं, आधार काल है वो बोल देते हैं। आधार काल या फिर आप इसे क्या बोल देते हैं, बेस पीरियड बोल देते हैं। अब देखो यहां पे गौर करिए, पहले तो ये पहली इरिगेशन है उसको कोर इरिगेशन कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज आपको बता देते हैं, आप खेत में जितना इरिगेशन देते हैं उसकी मात्रा उसकी डेप्थ से पता लगती है, यानी उसकी गहराई से पता लगती है। आप खेत में जो पानी देते हैं, कितना पानी दे रहे हैं, उसकी मात्रा उसकी डेप्थ से, उसकी गहराई से पता लगती है। और जितने भी आप इरिगेशन देते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो डेप्थ देते हैं, सबसे ज्यादा जो डेप्थ देते हैं वो किस में देते हैं, कोर इरिगेशन यानी पहले इरिगेशन में देते हैं। जितनी खेत में सिंचाइयां कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा जो पानी है वो कोर इरिगेशन में दिया जाता है, यानी फर्स्ट इरिगेशन में दिया जाता है। और फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन के बीच का जो समय है वो आधार काल या फिर बेस पीरियड कहलाता है। अब आप बताइए कि क्रॉप पीरियड में और बेस पीरियड में पानी की एक ही मात्रा की जरूरत होती है या अलग अलग जरूरत होती है। बेस पीरियड के दौरान और क्रॉप पीरियड के दौरान फसल को, देखो काल तो अलग अलग है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, बेस पीरियड छोटा है। पहली सिंचाई से अंतिम सिंचाई के बीच का समय वो आधार काल है, और बुआई से लेकर कटाई तक का समय वो क्रॉप पीरियड है। दोनों का काल तो अलग अलग है। लेकिन आप बताइए कि क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में वाटर रिक्वायरमेंट सेम होती है या अलग अलग होती है, बताओ भाई। वाटर रिक्वायरमेंट सेम होती है या अलग अलग होती है। देखिए पानी कब दे रहे हैं आप, पानी दे रहे हैं कोर से लेकर कहां तक, अंतिम तक दे रहे हैं। तो क्रॉप पीरियड में भी पानी कहां से देंगे, कोर से अंतिम सिंचाई के बीच ही देंगे। पानी तो सेम ही अप्लाई कर रहे हैं ना। तो वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग तो सेम ही होती है। तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में वाटर रिक्वायरमेंट सेम ही होती है।
क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में वाटर रिक्वायरमेंट तो सेम ही होगी। कैसे सेम होगी? आप किसी फसल काल के दौरान पानी किस काल में दे रहे हैं? आधार काल में। आधार काल में पानी दिया, फसल काल में पानी दिया, पानी तो एक जितना ही खर्च हो रहा है ना। हमने जहां जहां पानी दिया उसी को तो हमने बेस पीरियड आधार काल बोला है। जहां पानी नहीं दिया वो तो हमने बेस पीरियड में देखो जोड़ा ही नहीं है, तो पानी की तो मात्रा एक जितनी ही जरूरत पड़ती है। तो जब हम क्रॉप पीरियड बोल रहे हैं तो बेस पीरियड की क्या जरूरत पड़ती है? पड़ती है। जब हम इरिगेशन सप्लाई की, इरिगेशन वाटर सप्लाई की बात करें, सिंचाई जल की आपूर्ति की बात करेंगे, तो उसमें हम कई सोर्स से पानी देने की बात करेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे नहरों से सिंचाई होती है, केनाल इरिगेशन होता है। अब बताओ नहर क्रॉप पीरियड के दौरान चलनी चाहिए या बेस पीरियड के दौरान चलनी चाहिए? जो नहर है वो क्रॉप पीरियड के दौरान चलनी चाहिए या फिर बेस पीरियड के दौरान चलनी चाहिए? जो केनाल है, नहर है, वो क्रॉप पीरियड के दौरान चलनी चाहिए या फिर बेस पीरियड के दौरान चलनी चाहिए? देखो, बुआई से लेकर जब तक पहली सिंचाई नहीं करती हैं तब तक नहर नहीं चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सिंचाई से कटाई तक नहर नहीं चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और चलेगी तो पानी अपने आप में क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए हमें बेस पीरियड देखना पड़ता है। अब जैसे केनाल इरिगेशन वगैरह है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बेस पीरियड देखना पड़ेगा भाई। तो बेस पीरियड का महत्व होता है सप्लाई के दौरान, है ना, इरिगेशन वाटर सप्लाई के दौरान, और क्रॉप पीरियड की बात होती है खेत के लिए, इसलिए इन दोनों की बात होती है। अब देखो, एक क्या होता है, बुआई से पहले आप क्या करते हैं? कई बार तो बारिश हो जाती है, मृदा नमी अच्छी मिल जाती है, सॉइल मॉइस्चर, फिर हम फील्ड का प्रिपरेशन कर लेते हैं, खेत की तैयारी कर लेते हैं और उसमें सॉविंग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी पानी बारिश नहीं होती है तो हम इरिगेशन देते हैं, और इरिगेशन देकर फिर क्या करते हैं? खेत की तैयारी करते हैं, फिर सॉविंग करते हैं। तो आप बुआई से पहले, सॉविंग से पहले खेत में सिंचाई देते हैं, किस लिए? फील्ड प्रिपरेशन के लिए, यानी खेत की तैयारी करने के लिए, या सीड बेड प्रिपरेशन यानी बीज सस्या तैयार करने के लिए, जिसे आप क्या बोल देते हैं? पलेवा बोल देते हैं, या पेलियो बोल देते हैं, या पलको बोल देते हैं, या पलको बोल देते हैं। अंग्रेजी में प्रीपेट्री इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेट्री इरिगेशन, जो बुआई से पहले देते हैं ताकि सोइल मॉइस्चर प्रपोज हो जाए, मृदा नमी है वो क्या है? अच्छी तरह से विकसित हो जाए। अच्छी मृदा नमी होगी, अच्छी मृदा नमी होगी, अच्छी मृदा नमी होगी तो क्या होगा? अंकुरण प्रतिशत अच्छा आएगा, जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी। तो हम बुआई से पहले खेत में पानी देते हैं ताकि हम सीड बेड है वो तैयार कर सकें। तो क्या बताओ, प्लेवा, पेलियो, पलको या प्रीपेट्री इरिगेशन को आप जल मांग वाटर रिक्वायरमेंट में शामिल करेंगे क्या? वाटर रिक्वायरमेंट्स में शामिल करेंगे क्या? वाटर रिक्वायरमेंट्स में शामिल करेंगे क्या? नहीं, स्टेल सीड बेड अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, वो अपने फीड में बताया था आप लोगों को। तो इस प्लेवा, पेलियो और पलको को कभी भी वाटर रिक्वायरमेंट्स में शामिल नहीं करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट्स में तो आपको सीधा सा मैंने बताया था, सोविंग से हार्वेस्टिंग, बुआई से कटाई के बीच में जो पानी खर्च होता है उसको आप क्या बोलते हैं? जल मांग है वो बोलते हैं। क्लियर है? तो जल मांग का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। वाटर रिक्वायरमेंट अभी शुरू नहीं किया, मैं तो आपको जस्ट क्लियर कर रहा हूं कि वाटर रिक्वायरमेंट होती क्या, अभी शुरुआत करेंगे। अब देखो, बहुत सारी फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि क्रॉप है, क्रॉप मान लो ए है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं आप 600 mm। 600 mm को आप 60 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट आप किस में पढ़ते हैं? mm में। पहले देखो, वाटर रिक्वायरमेंट्स और इरिगेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, पहले वो ही अपने क्लियर करके चलो। देखिए, जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आप ऐसे किसी की 500 mm, किसी की 800 mm, किसी की 700 mm, है ना, mm के अंदर 600 mm जैसे मान लो कोई फसल है उसकी वाटर, सेंटीमीटर में आप 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, 1 हेक्टर का मतलब होता है 100 मीटर ही लेंथ, और 100 मीटर ही क्या होती है? विड्थ। और अगर अपने इसका एरिया निकालें तो कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं 1 हेक्टर इक्वल टू कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, यानी 1 हेक्टर के बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टर के बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब 1 हेक्टर में अगर 1 mm पानी खड़ा हुआ है, ये 1 हेक्टर एरिया है, इस 1 हेक्टर के अंदर अगर 1 mm पानी खड़ा हुआ है
तो ये कितने लीटर होता है? 10,000 लीटर। कितना पानी होता है? ये 10,000 लीटर पानी होता है। अब देखो, अगर किसी फसल की जल मांग कितनी है? 600 mm है, तो 600 mm का मतलब है 1 mm में कितना लीटर होता है? 10,000 लीटर होता है। 1 mm में कितना लीटर होता है? 10,000 लीटर होता है। तो 600 mm में कितना लीटर होगा? 60 लाख लीटर होगा। कितना होगा? 60 लाख लीटर। ये इतना लीटर पानी होगा। अब इसका मतलब क्या है? जिस फसल की जल मांग 600 mm है, इस फसल का हमने नाम दिया ए, यानी ए फसल का 1 हेक्टर में उच्चतम उत्पादन लेने के लिए ए फसल का 1 हेक्टर में उच्चतम उत्पादन लेने के लिए उसे कितने पानी की आवश्यकता होती है? 60 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी 600 mm से आप क्या समझे कि 1 हेक्टर में अगर उस फसल का उत्पादन ले रहे हैं, आप बेहतरीन उत्पादन चाहते हैं, तो उसमें 60 लाख लीटर पानी आपको देना पड़ेगा। ये mm का मतलब ये। बताओ, mm वाली कहानी क्लियर होगी क्या? बहुत बार mm में पढ़ते हो आप लोग, सीधा रट लेते हो, सोचते नहीं यार ये mm है क्या। अब मैंने आपको बता दिया है कि mm क्या है, तो बताओ ये स्थिति क्लियर होगी ना। यानी जितने mm जिसकी जल मांग है उसको 10,000 से गुणा कर दीजिए, उतना 1 हेक्टर उसके उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होगी। 1 हेक्टर उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होगी। मान लो यहां पे कोई फसल होती जिसकी जल मांग होती 350 mm। अब 350 mm का मतलब क्या है? देखो, 350 को अपने कितने से गुणा करें? 10,000। 10,000 से क्यों गुणा कर रहे हो? क्योंकि 1 हेक्टर में जब 1 mm पानी होता है तो 10,000 लीटर होता है, और 350 mm होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 35 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 लाख लीटर 1 हेक्टर में आपको पानी देना पड़ेगा। इतना 35 लाख लीटर 1 हेक्टर में पानी देना पड़ेगा, तब ये फसल अपना सर्वोत्तम उत्पादन देगी। जल मांग का इतना ही मतलब। अब देखो, ये जितना भी पानी है, चाहे आप mm में बात करें, चाहे अभी हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये आप मान लो किसी फसल में 4 सिंचाई कर रहे हैं, तो इन 4 सिंचाइयों का मिला के गहराई होगी। पानी की मात्रा किससे माप रहे हो? mm, यानी गहराई से, कितना mm पानी गहरा है। तो जाहिर सी बात है, जल मांग है वो किस में मापी जाती है? गहराई के अंदर है वो मापी जाती है। अब ये जो जल मांग होती है, जितने आप सिंचाई देते हो उन सब का योग होता है। मान लो किसी फसल में आप 4 सिंचाई देते हो और उसकी जल मांग कितनी है? 600 mm है। तो सबसे ज्यादा पानी कौन सी सिंचाई में दिया जाएगा? सबसे ज्यादा पानी कोर सिंचाई में, यानी बुआई के बाद जो पहली सिंचाई होती है उसमें सबसे ज्यादा पानी देना होता है। और सबसे कम पानी किसमें देना होता है? जो सबसे लास्ट इरिगेशन होता है उसमें सबसे कम पानी खर्च होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है आगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे के सीधे रटते जाओ, रटने से काम नहीं चलता है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हो। अब बात आई गई तो बात कर लेते हैं, 1 हेक्टर mm पानी कितना होता है? 10,000 लीटर। अब बोल दे 1 हेक्टर 2 mm कितना पानी होगा, तो आप बोलोगे 20,000 लीटर। या 2 हेक्टर mm पूछ ले तो 2 हेक्टर mm 20,000 लीटर। जितने mm होगा उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 हेक्टर सेंटीमीटर, अभी तो हमने बात की थी 1 हेक्टर में 1 mm पानी गहराई में है तो कितना है? 10,000 लीटर। और 1 हेक्टर में अगर 1 सेंटीमीटर पानी खड़ा हुआ है तो कितने लीटर होगा? 1 हेक्टर में अगर 1 सेंटीमीटर पानी खड़ा हुआ है तो कितने लीटर होगा? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है 1 लाख लीटर हो जाएगा। 1 लाख लीटर हो जाएगा। अब मैंने पहले भी हो सकता है क्विज में बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 7 हेक्टर में 2 सेंटीमीटर पानी है तो कुल पानी की मात्रा कितनी? 7 हेक्टर में 2 सेंटीमीटर पानी है तो कुल पानी की मात्रा कितनी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 7 हेक्टर में 2 सेंटीमीटर पानी है तो पानी की मात्रा कितनी है? बताओ कितनी है? देखो, 1 हेक्टर में 1 सेंटीमीटर होता तो 1 लाख लीटर, 2 सेंटीमीटर है तो 2 लाख लीटर। 1 हेक्टर में 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 लाख लीटर। कितना? 2 लाख लीटर। और अगर 7 हेक्टर की बात कर लें तो कितना हो जाएगा? 14 लाख लीटर। कितना हो जाएगा? 14 लाख लीटर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें। 1 हेक्टर में 1 सेंटीमीटर है तो 1 लाख, 2 सेंटीमीटर है तो 2 लाख, और 7 हेक्टर के अंदर है तो 14 लाख लीटर।
इसी तरह से आपसे कल को पूछ ले कि 1 हेक्टर मीटर बराबर कितना पानी होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में जितना पानी था उसको 100 से गुणा कर देंगे, 1 करोड़ लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 करोड़ लीटर पानी है वो आ जाता है। ठीक है, ये चीजें तो याद रखनी है। उसके अलावा जब हम जल निकास और नहरों के जल का वितरण की बात करेंगे, तो वहां क्योसिक और क्योमिक क्रम आती है। वो तभी आपको समझ में आएगी जब आपको ये पता हो कि 1 घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में कितना पानी होता है। ऐसा बर्तन जो 1 मीटर ही लंबा हो, 1 मीटर ही चौड़ा हो, 1 मीटर ही गहरा हो, उसमें कितना पानी आता है। तो 1 क्यूबिक मीटर के बर्तन में 1000 लीटर पानी आता है। काम आएगी ये चीज, आप मत सोचना कि यार पता नहीं क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन आगे काम आने वाली है। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। वहीं पे 1 क्यूबिक फीट के अंदर यानी 1 घन फीट के अंदर 28.317 लीटर पानी होता है। ये भी याद रखिए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, है ना, क्योंकि जल निकास पढ़ेंगे तब ये अपने काम आने वाली चीजें हैं। हो गया? चलिए, अब आपने ऊपर ऊपर की जानकारी जुटा ली है, तो अब हम चलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स। इसकी तरफ चलें, अपने वाटर रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। देखो, वाटर रिक्वायरमेंट्स की अगर अपने बात करें, जल मांग की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग पर आधारित। मांग, डिमांड बेसिस। इसके आधारित बात करें अपने मांग पर यानी डिमांड पर आधारित अपने वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें। डिमांड का मतलब क्या है? देखो, यहां WR का मतलब वाटर रिक्वायरमेंट है यानी जल मांग। क्या है? जल मांग है। मांग का आधारित का मतलब क्या है? मांग आधारित जल मांग की बात करें यानी फसल पानी मांग रही है कि मुझे इसलिए पानी चाहिए, मुझे इसलिए पानी चाहिए, मुझे इसलिए पानी चाहिए, मुझे ये आप पानी दोगे तो मैं उत्पादन दूंगी, नहीं तो उत्पादन नहीं दूंगी। ये फसल की बात है। फसल डिमांड कर रही है। फसल कह रही है कि भाई साहब, अगर आप मुझसे उत्पादन चाहते हैं तो मुझे जब पानी देते हो तो ई में जो पानी जाता है वो भी आपको देना पड़ेगा। ई का मतलब है वाष्पीकरण। ई का मतलब क्या होता है? इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण। खेत में वाष्पीकरण से जो पानी जा रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा। पौधा पानी ले रहा है, उसके बाद उसमें जो ट्रांसपायरेशन में पानी जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन में जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी जा रहा है वो भी देना पड़ेगा, फसल कह रही है। उसके अलावा वाटर यूज इन प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जो मुझे पौधा बोल रहा है, फसल बोल रही है कि मैं जो उपापचयी क्रियाओं में जल प्रयुक्त कर रही हूं वो तो चाहिए, उत्पादन तो उसी से हो रहा है ना। तो हम बोल देंगे पौधों की उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त जल, पौधे की उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त जल वो भी देना पड़ेगा। फिर ये फसल बोल रही है कि जब आप मुझे पानी दे रहे हो तो कुछ पानी का लॉस भी तो हो रहा है, कुछ इनफिल्ट्रेशन, नीचे पानी जा रहा है, कुछ सीपे साइडों में चला जाता है, कभी कभार कोई क्यारी टूट जाती है, वाटर लॉस, जल का नुकसान। जो वाटर लॉस हो रहा है वो भी पानी दीजिए भाई, वो कहां से आएगा। फिर उसके अलावा कुछ फसलें बोलती है कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल प्रैक्टिस है, वाटर यूज इन स्पेशल प्रैक्टिस। कुछ फसलों में स्पेशल क्रियाएं होती है जो पानी से होती है, जैसे पडलिंग। धान में पडलिंग पानी के बगैर नहीं हो सकती। फसल की विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, या मात्रा वात्रा की कमी मत निकालने लग जाना, गुरुजी ने मात्रा इधर लगा दी, इधर लगा दी, मुझे तो जो सुंदर लगती है वो लगाता हूं मैं, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, ये कोई स्लाइड पे पढ़ाने वाला टॉपिक तो है नहीं, है ना, तो ये तो समझाना पड़ेगा ढंग से। तो अब हिंदी में हाथ तंग है, लेकिन हिंदी वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती है क्लास में, ठीक है। तो मात्राओं की गलती मत निकालना, बाकी बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा ना, जिसको आप सोचते ही नहीं होंगे, अपने क्या है बाल की खाल निकाल के पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। तो अब क्या है, फसल क्या बोल रही है कि मुझे पानी किस लिए चाहिए? वाष्पीकरण में, ट्रांसपायरेशन में,
जो मुझे उत्पादन के लिए चाहिए वो तो चाहिए, उसके साथ वाष्पोत्सर्जन वाला पानी भी चाहिए। अब मुझे पानी दोगे तो वाष्पीकरण होगा, वो भी तो चाहिए भाई, वो मैं कहां से लाऊं? जो लॉस हो रहा है वो भी चाहिए। और कुछ फसलें बोल रही है हमारी स्पेशल प्रक्रियाएं हैं, इनके लिए भी हमें पानी चाहिए। इन सब को मिला के वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? वाटर रिक्वायरमेंट का। लेकिन किस पर आधारित है फॉर्मूला? ये डिमांड पर आधारित फॉर्मूला है। किस पर आधारित फॉर्मूला है भाई? ये डिमांड पर आधारित फॉर्मूला है। अब देखो, ये सारी की सारी डिमांड की बात हो रही है, लेकिन यहां पे अपने एक चीज और लेके चल। एक होता है स्टूडेंट कंजप्टिव यूज, यहां लिखते हैं। एक होता है कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज को आप बोलते हैं, सीयू को बोलते हैं उपभोगिक उपभोगिक उपभोग। कंजप्टिव यूज यानी उपभोगिक उपभोग। कंजप्टिव यूज कौन सा होता है? ध्यान रखिए, जब आप फसल उत्पादन के लिए पौधे को पानी देते हैं और पौधे की उपापचयी क्रियाओं में, यानी उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें जो पानी यूज होता है उसको हम WP से लिखें। यहां पे देखो, पौधे की उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त जल, वाटर यूज इन प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन जब ये पानी आप पौधे को देते हो तो इससे ट्रांसपायरेशन वाला भी देना पड़ेगा, इवोपरेशन वाला भी देना पड़ेगा। ऐसा जल जो प्लांट यूज करता है उससे अलग नहीं किया जा सकता। प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो पानी यूज होता है, उपभोग होता है, उस पानी से जल को अलग नहीं कर सकते। उन सभी पानी को कंजप्टिव यूज उपभोगिक उपभोग बोलते हैं। इवोपरेशन को जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो आप मल्चिंग करके या ड्रिप इरिगेशन करके। ट्रांसपायरेशन कम करने से उत्पादन गिरता है, और ट्रांसपायरेशन बंद कर दोगे तो पौधा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्योंकि ट्रांसपायरेशन से ही प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और ये एसेंशियल इविल कहलाती है, आवश्यक बुराई कहलाती है। ये किसने बात बोली थी? कर्टिस ने बोली थी। कर्टिस साइंटिस्ट ने बोला कि ट्रांसपायरेशन एक एसेंशियल इविल है, यानी आवश्यक बुराई है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं हो तो पौधे का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पौधा झुलस जाएगा, और ट्रांसपायरेशन हो तो पानी का लॉस बहुत होता है। ट्रांसपायरेशन होता है तो पानी का लॉस है वो बहुत होता है, समझ रहे हैं आप? इसलिए हम ट्रांसपायरेशन के लिए बोलते हैं ये एक एसेंशियल इवल है, यानी एक ये क्या है? आवश्यक बुराई है। तो इसलिए अब इन तीनों पानी को अलग नहीं किया जा सकता, और तीनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसको कंजप्टिव यूज कहते हैं। अब कंजप्टिव यूज मैंने आपको लिख दिया था यहां पे, उपभोगिक उपभोग। उपभोगिक उपभोग। अब इस कंजप्टिव यूज के अंदर मजेदार आंकड़ा यह है कि जितना पानी कंजप्टिव यूज में लगता है उसका 99% या उससे ज्यादा पानी इटी में चला जाता। इसमें चला जाता, इटी में। पौधा भोला बाड़ा है बेचारा, उत्पादन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, उपापचयी क्रियाओं में 1% से भी कम पानी का इस्तेमाल करता है, और फिर भी जिद कर रहा है कि मैं उत्पादन तभी दूंगा जब इट्टी साथ में चलेगी, नहीं तो नहीं उत्पादन दूंगा। तो हमें तो मजबूरन ये पानी भी साथ में देना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन कंजप्टिव यूज का 99% या उससे ज्यादा पानी इटी में चला जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि कंजप्टिव यूज लगभग अबाउट ईटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अबाउट ईटी के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। पूरा तो कब होगा? जब WP साथ में होगा, लेकिन लगभग कब बराबर होता है? ईटी के। जैसे मान लो कंजप्टिव यूज में कितना पानी चाहिए? 100 लीटर, तो ईटी में कितना लग जाएगा? 99 लीटर या उससे ज्यादा पानी लग जाएगा। तो लगभग बराबर हो गया या नहीं हो गया है? इसलिए कहा जाता है जो उपभोगिक उपभोग होता है वो किसके बराबर होता है? इटी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने बात करें यहां पे। आगे आप इरिगेशन पढ़ेंगे, सिंचाई की विधियां पढ़ेंगे। तो सिंचाई की विधियों में आप पढ़ते हैं कि जैसे जो बाढ़ विधि है उसकी जल उपभोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी 30 है, क्यारी विधि की 40 है ना। इसी तरह से फुहारा विधि है उसकी 80 या उससे अधिक होती है, और बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी 90 से 95%। अब देखो, यहां से आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा के चलिए कि वाटर यूज एफिशिएंसी या जल उपभोग दक्षता का मतलब क्या है। वाटर यूज एफिशिएंसी या फिर जल उपभोग दक्षता का मतलब क्या होता है?
वाटर यूज एफिशिएंसी या जल उपभोग दक्षता का मतलब क्या होता है? आप किसी भी इरिगेशन मेथड में जितना पानी दे रहे हैं उस पानी में से कंजप्टिव यूज में कितना पानी काम आ रहा है उसके प्रतिशत को ही हम क्या बोलते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी यानी जल उपभोग दक्षता। मान लो कि आप खेत में 100 लीटर पानी दे रहे हैं, उसमें से कंजप्टिव यूज में काम आ रहा है 90 लीटर। इसका मतलब क्या है? इसका हम प्रतिशत देख लेते हैं कुल पानी की तुलना से, यानी कंजप्टिव यूज में जो जल प्रयुक्त हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है? 90% हुआ है। तो ये उस सिंचाई विधि की जल उपभोग दक्षता आ जाएगी। तो जल उपभोग दक्षता का मतलब यही होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि किसी खेत में आप जितना पानी दे रहे हैं उस पानी में से कंजप्टिव यूज में कितना आ रहा है, उपभोगिक उपभोग में कितना आ रहा है, उसी के प्रतिशत को आप क्या बोलते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे बात क्या आई अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मूले की। वाटर रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मूले की आई तो वाटर रिक्वायरमेंट का एक फॉर्मूला अगर मैं इस तरह से लिख दूं, कंजप्टिव यूज प्लस वाटर लॉस प्लस वाटर यूज इन स्पेशल प्रैक्टिस, तो बताओ ये दूसरे वाला फॉर्मूला वाटर रिक्वायरमेंट का बिल्कुल सही फॉर्मूला है या फिर इसमें कोई कमी है? बताइए। जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है ये ठीक है क्या? चलिए भाई, आपने जब राइट बोल दिया इसका मतलब ठीक है, क्योंकि आप कोई पढ़े लिखे कमजोर थोड़ी हैं। तो देखिए ई टी डब्ल्यू पी को हमने कंबाइंडली क्या लिखा? सी यू। वो देखो सी यू में ये तीनों ही है, बाकी सारी चीजें लिख दी। इसका मतलब ये फॉर्मूले ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले वाटर रिक्वायरमेंट के डिमांड बेस है, यानी मांग पर आधारित है। अब हम दूसरी बात करते हैं सप्लाई आधारित। सप्लाई बेस्ड फॉर्मूले यानी पूर्ति के आधार पे हम जो पौधे की जल मांग होती है, फसल की जल मांग होती है, उसकी पूर्ति कैसे करते हैं, है ना? हम हैं वो, मतलब किसान है, वो किसी फसल की जल मांग की पूर्ति कैसे करेगा? वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू, अब जितनी पौधे की जल मांग है वो किस किस से पूरी? देखो, जितनी बारिश होगी, इफेक्टिव रेनफॉल, ई आर का मतलब होता है प्रभावी वर्षा। प्रभावी वर्षा, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट है 600 mm, इफेक्टिव रेनफॉल है वो कितना हो गया? 200 mm, यानी जो प्रभावी वर्षा है वो कितनी होगी? 200 mm। ये प्रभावी वर्षा क्या होती है, बात करते हैं। प्रभावी वर्षा भी क्या होती है ये भी क्लियर करना तो जरूरी है, बिना क्लियर करते तो अपने आगे बढ़ते ही नहीं है ना, आपको पसंद ही नहीं है बात। तो देखो ई आर, उसके अलावा पहले से मृदा में कितनी नमी थी? एस का मतलब होता है मृदा में उपस्थित नमी। मृदा में पहले से उपस्थित नमी, जैसे मान लो पिछली फसल लगी हुई थी उसमें भी तो पानी दिया है, उसकी कुछ नमी बच रही होगी किसी भी कारण से। ऑलरेडी मॉइस्चर कितना है सॉइल के अंदर, मान लो पहले से मृदा में कितनी नमी पड़ी हुई है? 50 mm के लगभग मृदा में नमी पड़ी हुई है। तो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? 600 mm। 250 किससे पूर्ति हो गई? 250 बारिश से हो गई और मृदा नमी से हो गई। पीछे कितनी बच गई भाई? 350। अब ये आप किससे पूरी कर सकते हो? कृत्रिम रूप से पानी देके, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। और कृत्रिम रूप से पानी देना, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है? इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे? कृत्रिम रूप से पानी देना, कृत्रिम रूप से पानी देना, है ना? कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। तो अब हमें ये पूर्ति किससे करनी पड़ेगी? इरिगेशन से करनी पड़ेगी। कितनी? 350 mm। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? यहां पे क्या लिख दूं मैं? आई आर का मतलब क्या होता है? इरिगेशन। ठीक है, तो इन तीनों से अपने क्या है, जितनी जल मांग है उसकी भरपाई करते हैं। तो यहां लिख देखते हैं आई आर बराबर सिंचाई। तो इन तीनों से आप जितनी वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसकी क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। तो ये हो गया सप्लाई बेस्ड फॉर्मूला। अब बात आती है इफेक्टिव रेनफॉल क्या था, प्रभावी वर्षा क्या था। देखो, इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या होता है? अगर किसी दिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है तो हमें उसे वर्षा में काउंट नहीं करना हो। जो पानी फसल के काम आए, क्रॉप के काम आए, बस उसी पानी को हमें साथ में लेके चलना है, बस उसी को गिनना है। जो फसल के काम ही नहीं आ रही, इतनी सी बारिश हो रही है जो फसल के काम की नहीं है, उसको फिर साथ में क्यों लेके चलोगे? उसको क्यों काउंट करोगे?
तो अगर किसी दिन बारिश 5 mm, अगर किसी दिन बारिश 5 mm या उससे ज्यादा होती है तो उसे क्रॉप रेनी डे कहते हैं, यानी फसल वर्षा दिन कहते हैं। क्रॉप रेनी डे यानी फसल वर्षा दिन या फसल वर्षा दिवस क्रॉप रेनी डे कहा जाता है। यानी अगर किसी दिन 5 mm या उससे ज्यादा बारिश हो रही है तो गिने, अगर इससे कम हो रही है तो नहीं गिनना है ना, फिर वो प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। एक होता है रेनी डे, वर्षा दिन। वर्षा दिन अलग चीज है, जो फसल को फायदा दे, कोई जरूरी नहीं। वर्षा दिन का मतलब होता है किसी दिन 2.5 mm या इससे ज्यादा बारिश हो। किसी दिन 2.5 mm या इससे ज्यादा बारिश होना क्या कहलाता है? वर्षा का दिन कहलाता है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? प्रभावी वर्षा कब काउंट करोगे? जब क्रॉप रेनी डे होगा, फसल वर्षा दिवस होगा। और वो कब होगा? जब दिन में कम से कम आधा सेंटीमीटर यानी 5 mm या उससे ज्यादा बारिश हो, तब आप उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप रेनी डे बोलेंगे। चलिए, ये बात होगी हमारी यहाँ पे किसकी? वाटर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट्स के मैंने दो फॉर्मूले आपको डिमांड बेस बता दिए, एक सप्लाई बेस बता दिया, और साथ साथ में कंजप्टिव यूज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपने और भी बहुत सारी बातें करनी है अभी, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं कि अगर आपको इरिगेशन का फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, तो कैसे बना सकते हो? आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट सप्लाई बेस्ड फॉर्मूला है, तो फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट का भी फॉर्मूला आप बना ही सकते हो। क्या दिक्कत है? इरिगेशन रिक्वायरमेंट के फॉर्मूले में तो जोर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो वाटर रिक्वायरमेंट्स का सप्लाई बेस्ड फॉर्मूला, वहीं से आप इरिगेशन सप्लाई बेस्ड से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इरिगेशन एक सप्लाई है, और सप्लाई वाले फॉर्मूले से ही हम क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है वो बना सकते, इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला बना सकते। ठीक है, हालांकि इरिगेशन बता दिया क्या होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यानी खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना। सिंचाई, बारिश हो रही है वो सिंचाई में काउंट नहीं होता है, और किसी भी तरह का वर्षण हो रहा है, पर्सिपिटेशन हो रहा है, वो सिंचाई में काउंट नहीं होगा। आप कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हैं, यानी ह्यूमन एफर्ट से पानी दे रहे हैं, मानव के प्रयासों से पानी दे रहे हैं, उसी को हम इरिगेशन में रखेंगे। अब देखो, सिंपल है, अगर मान लो कोई भी पानी का कोई भी सोर्स और नहीं है, तब आप इरिगेशन उतना ही देंगे ना जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है। कोई बारिश नहीं है, कोई मर्दा नमी है, उतना ही पानी देंगे जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है। लेकिन मान लो कि उसमें से कुछ बारिश हो जाए, इफेक्टिव रेनफॉल, तो वो माइनस कर दोगे, और पहले से मर्दा में नमी पड़ी हुई है उसको भी माइनस कर दोगे। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? इरिगेशन रिक्वायरमेंट का। इसको आप मैथमेटिकली ढंग से भी लिख सकते हैं, आई आर बराबर डब्ल्यू आर माइनस, डब्ल्यू आर का मतलब वाटर रिक्वायरमेंट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल मॉइस्चर। हो गया ये। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये किसके हैं? इरिगेशन रिक्वायरमेंट के। अब देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो इरिगेशन रिक्वायरमेंट आप निकाल रहे हो, किसी फसल की जो जल मांग है वो कितनी है? 600 mm। उसमें से वर्षा कितनी हो गई? 300 mm। और मर्दा नमी कितनी है? 50, पहले से जो नमी है। तो 300 और 50 माइनस कर दोगे 600 में से, तो कितना हो जाएगा? 250 बच जाएगा। 250 आपको कृत्रिम रूप से देना होगा, वो क्या कहलाएगा? इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत ही। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो। तो ये फॉर्मूले लिख लो, कोई ना कोई है वो आपके एग्जाम में आना ही आना है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आज जो करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जो करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट डिमांड बेस्ड फॉर्मूले से निकालते हैं या सप्लाई? डिमांड बेस्ड निकालते हैं भाई। सप्लाई करना तो हमारा काम है, हम तो दूध की सप्लाई ढंग से नहीं करते, उसमें पानी डाल देते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, फसल के साथ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर लेंगे। तो हमेशा जो वाटर रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती है वो डिमांड यानी मांग के आधार पर निकाली जाती है, न कि पूर्ति के आधार पर निकाली जाती है। जब हमें डिमांड पता होगा तभी तो पूर्ति करेंगे ना, तभी तो पूर्ति करेंगे। लेकिन हमें डिमांड ही नहीं पता होगा, पूर्ति कैसे करें? बाजार में 60 लीटर दूध बिकना था और हम 100 लीटर बना के ले गए, 40 लीटर का क्या करेंगे? तो डिमांड के आधार पर ही क्या है, किसी फसल के जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो निकाली जाती है। अब अपने बात करें जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स
अफेक्टिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट, है ना। जो जल मांग है उसको प्रभावित करने वाले कारक, चार कारक है। कौन सा? क्लाइमेट, दूसरा सॉइल, तीसरा क्रॉप और चौथा मैनेजमेंट। कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे भाई? सबसे पहला तो क्लाइमेट। क्लाइमेट बोले तो जलवायु। दूसरा प्रभावित करेगा सॉइल यानी मृदा। तीसरा प्रभावित करेगा क्रॉप्स, फसलें। चौथा प्रभावित करेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोले तो प्रबंधन। सबसे पहले अपने चलते हैं क्लाइमेट। सबसे पहले अपने चलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में सबसे पहली चीज आती है टेम्परेचर यानी तापमान। सबसे पहले कौन सी चीज प्रभावित करेगी भाई? टेम्परेचर यानी तापमान। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन यानी इपोट्रांसपायरेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे इपोट्रांसपायरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। कहने का मतलब तापमान ज्यादा है तो इवोपरेशन ट्रांसपायरेशन रेट क्या है? ज्यादा होगी। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन दर ज्यादा होगी तो वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन तीनों के बीच में डायरेक्शनल रिलेशन है यानी समानुपाती संबंध है। यानी तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इपो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, और इपो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इपो ट्रांसपायरेशन वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इन तीनों में कैसा संबंध है? इन तीनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन। दूसरा कौन सी चीज प्रभावित करती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता है वो प्रभावित करती है। अब देखो अपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन है? जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी वातावरण में नमी बढ़ती है वैसे वैसे इपोट्रांसपायरेशन वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? घटता है। आर्द्रता बढ़ रही है तो इटी घट रही है। यानी कैसा संबंध है? रिवर्स रिलेशन है, या फिर मैं बोल दूं कि वित अनुकर्मापाती संबंध है यानी विपरीत संबंध है। तो विपरीत संबंध को आप बटा में लिखते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इपोट्रांसपायरेशन के बीच में यह संबंध। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इपोट्रांसपायरेशन घटेगा, और इपोट्रांसपायरेशन घटेगा तो जल मांग घटेगी। यानी ज्यादा नमी होने पर जल मांग कम होती है और कम नमी होने पर जल मांग क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो यह संबंध हो गया। नेक्स्ट आता है सनशाइन आवर्स। सनशाइन आवर्स, प्रकाश का काल। ज्यादा लंबा सनशाइन आवर्स होगा, प्रकाश का काल ज्यादा लंबा होगा तो ईटी भी ज्यादा होगा। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? ज्यादा। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो जल मांग भी क्या होगी? ज्यादा। जितना सनशाइन आवर्स ज्यादा होता है उतना ही वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है और उतनी ही जल मांग क्या होगी? ज्यादा होगी। विंड वेलोसिटी, वायु की गति। वायु की गति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हवा चलती है तो सरफेस से मॉइस्चर उड़ा ले जाती है। सरफेस से मॉइस्चर उड़ा ले जाती है, मृदा से नमी उड़ा ले जाती है, सतह से नमी उड़ा ले जाती है। हवा चलेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा और वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। जैसे आप हवा चल रही है उस समय कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूखते हैं, और हवा नहीं चल रही होती तब सुखाते हैं थोड़ा धीमे सूखते हैं। कई बार कोई शर्ट कोई कपड़ा अपना गीला रह जाता है और वही पहन के जाना है, सुंदर है, आज दिखाना भी जरूरी है ना। मतलब किसी को दिखाना पड़ जाए कभी कभी दिक्कत होती है ये, तो फिर अपने उसको पंखे के आगे सुखाने की कोशिश करते हैं, प्रेस करते हैं। तो प्रेस तो टेम्परेचर है और पंखे के आगे सुखा रहे वो हवा है, तो वो क्या करता है? मॉइस्चर को उड़ा ले जाता है ना। तो हवा चलती है तो ईटी बढ़ती है। विंड वेलोसिटी तेज होगी, वायु की गति तेज होगी तो ईटी भी तेज होगी, और ईटी तेज होगी तो जल मांग भी क्या होगी? ज्यादा। जहां पर ज्यादा वायु गति है वहां की जल मांग ज्यादा है, जहां की वायु गति कम है वहां की जल मांग क्या होती है? कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा सीजन। सीजन बोले तो ऋतु भी प्रभावित करती है। एक ही फसल को आप ग्रीष्म ऋतु में लगा रहे हो, वर्षा ऋतु में लगा रहे हो, फर्क पड़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा है
है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो जाहिर सी बात है जल मांग क्या होगी, ज्यादा। वर्षा ऋतु में तापमान कम है, अपेक्षित आर्द्रता बहुत है, इस वजह से जल मांग क्या होती है, कम होती है। तो ये कुछ क्लाइमेट से, जलवायु से संबंधित कारक है जो क्या करते हैं, जल मांग को प्रभावित करते हैं। कल अपने जो बाकी फैक्टर है उनकी बात करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका अपने डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आ गया सब कुछ समझ में? और ये जो स्लाइड है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पुट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दे, ये लो भाई नेक्स्ट वाली।